नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम मार्क्सवाद का जो कंक्लूडिंग वीडियो है, लास्ट वीडियो है, वो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मार्क्सवाद का क्या योगदान रहा है और इसका निष्कर्ष क्या रहा है। तो इसके योगदान को समझें उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि को समझे बिना अगर इसके योगदान की बात करेंगे तो बेमानी होगी। क्योंकि मार्क्सवाद किन परिस्थितियों में आया? मार्क्सवाद उन परिस्थितियों में आया जब पूंजीवाद का शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था, जब मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उनके पास भरपेट खाने को भोजन भी नहीं था 15-15, 16-16 घंटे काम करने के बावजूद। वो अपने घर, परिवार, समाज, दोस्तों सबसे अलग हुए पड़े थे। ना सरकार उनकी ओर ध्यान देना चाहती थी, ना पूंजीपति उनकी ओर ध्यान देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में आकर के मार्क्सवाद आता है और ना केवल आता है, पूंजीवादी शोषण का पर्दाफाश कर देता है, मजदूरों में जागृति उत्पन्न कर देता है और मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए ऐसी स्कीम्स लेकर के आता है, ऐसी योजना लेकर के आता है जिससे आज पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। तो बात करते हैं कि मार्क्सवाद का योगदान क्या रहा है। तो पहला योगदान की जो बात की जाती है वो इस प्रकार है कि मार्क्सवाद जो है विभिन्न विचारधाराओं को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है ना? नवीन दृष्टिकोण प्रदान करना। देखिए, बहुत सारी विचारधाराएं, जैसे धर्म के बारे में विचार मार्क्स के, जैसे लोकतंत्र के बारे में विचार, जैसे राष्ट्रवाद के बारे में विचार, जैसे राज्य के संबंध में विचार, जैसे इतिहास के बारे में विचार। तो इतने सारे नवीन विचार है और इसने अलग अलग विचारधाराओं को, इतिहास के अध्ययन को, राज्य के अध्ययन को, उन सबको नवीन आधार प्रदान किए हैं। दूसरी बात करते हैं कि मार्क्सवाद ने उस समय जो उदारवाद था, उस उदारवाद को चुनौती दी है। क्या है कि उदारवाद एक सर्वशक्तिशाली विचारधारा के रूप में उस समय उभरा हुआ था, एक बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में उभरा हुआ था। और इस उदारवाद की विचारधारा के आड़ में पूंजीवाद अपना शोषण चक्र पूरी दुनिया में चला रहा था। तो मार्क्सवाद ने उदारवाद को सफल चुनौती दी, उसके शोषण तंत्र को चुनौती दी, उसके अंदर भय पैदा किया पूंजीवाद के अंदर, और उसमें सुधार करने की बात कही। मार्क्सवाद समाजवाद का वैज्ञानिक की वैज्ञानिक और व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करता है। देखो, मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी इसलिए कहा जाता है कि इससे पूर्व के जितने भी समाजवादी विचारक थे वो पूंजीवाद की आलोचना करते थे, उदारवाद की आलोचना करते थे, समाजवाद के आने की बात करते थे, लेकिन उसकी एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत योजना, कारण सहित, व्याख्या सहित बताने में वो असमर्थ रहे थे। जबकि मार्क्स ने पहली बार समाजवाद कैसे और क्यों आना चाहिए ये स्पष्ट किया, वैज्ञानिक आधार पर और तार्किक आधार पर, व्यवहारिक आधार पर। मार्क्स के विचारों से मजदूरों में, श्रमिकों में जागृति आती है।
देखिए, मजदूरों में, श्रमिकों में बहुत सारी जागृति आती है। मार्क्स के सारे विचार, अतिरिक्त मूल्य का विचार जो कहता है कि पूंजीपति कुछ कमाता नहीं है, वो क्या करता है, मजदूर का शोषण करता है, वही उसकी कमाई है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार, मार्क्स का आर्थिक व्याख्या का विचार, मार्क्स के धर्म के संबंध में विचार जिसमें वो कहता है कि धर्म एक अफीम है। मार्क्स का राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के संबंध में विचार की ये सब जो विचारधाराएं हैं मजदूर वर्ग के शोषण के लिए है। इन सब विचारों से मजदूरों में, श्रमिकों में एक नव जागृति आती है और अपने अधिकारों के लिए वो संगठित होते हैं। लास्ट में आ जाता है मार्क्स समाज का यथार्थ चित्रण करता है। वास्तविक चित्रण, उस समय जो शोषणकारी अवस्था थी उसका वास्तविक चित्रण मार्क्स करता है और इसी से समाज में सुधार की कवायद होती है। और हम देखते हैं कि मार्क्स की मृत्यु के पश्चात मार्क्स के विचार अचानक पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलने लग जाते हैं और मार्क्स के विचारों के आधार पर ही एक तरफ 1917 में रूस में सोवियत क्रांति होती है और मार्क्स के विचारों के आधार पर पहली शासन व्यवस्था स्थापित 1917 में रूस में होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मार्क्स के विचारों के आधार पर प्रथम शासन व्यवस्था कौन सी स्थापित हुई थी, तो वो था 1917 की रूस की सोवियत क्रांति के पश्चात जो सोवियत संघ बना था वो इसी आधार पर बना था। मार्क्स के विचारों के आधार पर ही माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति होती है 1949 में और चीन भी मार्क्स के विचारों पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मार्क्स के विचारों से डर करके जो उदारवाद है वो अपने आप में परिवर्तन करता है और उदारवाद का नवीन स्वरूप आता है जिसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें उदारवाद समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, गरीब वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए कल्याण की योजनाएं बनाता है। अब उदारवाद ये नहीं कहता है कि समाज के दुर्बलतम अंगों को समाप्त होने के लिए छोड़ दिया जाए, मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अब उदारवाद ये नहीं कहता कि श्रेष्ठतम की उत्तर जीवितता, यानी जो अच्छा होगा वही आगे जिएगा। अब उदारवाद ये कहता है कि समाज के जो दुर्बलतम अंग है, दुर्बलतम वर्ग है, उनका कल्याण करना, उन्हें मुख्य धारा में लाना, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब प्रदान करने की जिम्मेदारी उदारवाद लेता है। क्यों लेता है? इसी मार्क्सवाद के डर से लेता है कि मजदूरों में मार्क्सवाद के विचार और गहराई तक ना बैठ जाए और इस वजह से वो पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति ना कर दे। इस क्रांति से पूंजीवाद को बचाने के लिए, मार्क्सवाद से पूंजीवाद को बचाने के लिए उदारवाद अपने चरित्र में परिवर्तन करता है। लेकिन क्या होता है, जो मार्क्सवादी शासन व्यवस्था शोषण के खिलाफ आई थी, अत्याचार के खिलाफ आई थी, आगे चल करके उसी मार्क्सवाद के नाम पर, उसी सर्वहारा के नाम पर सोवियत संघ में अत्यंत क्रूरताएं होती है, क्यूबा में बहुत सारी क्रूरताएं होती है, रोमानिया में बहुत सारी क्रूरताएं होती है और चीन में आज भी उन क्रूरताओं का दौर जारी है। और इसी वजह से मार्क्सवाद आज के समय में उतनी प्रबल विचारधारा नहीं रही है, आज के समय में उतनी लोकप्रिय विचारधारा नहीं रही है, क्योंकि इसकी जो शासन व्यवस्थाएं थी उनके परिणाम इतने अच्छे नहीं आए हैं। धन्यवाद। अब आप देखिएगा टेस्ट क्वेश्चंस।